हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोगों ने संसदीय प्रक्रिया का पहला भाग देखा था। आज हम लोग संसदीय प्रक्रिया का दूसरा भाग देखने का प्रयास करेंगे। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, यह सबसे बेहतरीन यदि किसी के लिए है यह लॉकडाउन, यह है छात्रों के लिए, और खासकर उन छात्रों के लिए जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा समय मिला है उनको जो इस समय में एक बेहद ही सुदृढ़ ढंग से वो अपनी तैयारियों को कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। वो यह एक ऐसा समय मिला है जो आप अपनी तैयारियों को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं आप। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा संसदीय प्रक्रिया, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम चर्चा इस पर करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ मेरे दोस्तों ने, छात्रों ने कहा था कि कल थोड़ा दल बदल अधिनियम के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। तो इसको हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ या एक्ट बोलते हैं, दल बदल अधिनियम 1985। लोकतांत्रिक देश में, हमारा प्यारा भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है, और लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक पार्टी का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, और एक राजनीतिक पार्टी का एक अत्यधिक महत्व है लोकतांत्रिक देश में। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को ही हम चुनकर संसद में या विधानमंडल में भेजते हैं, जो हमारी समस्याओं को सभा के पटल पर या विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। कहने का मतलब यह है, कोई भी देश जहां भी लोकतंत्र होगा वहां राजनीतिक पार्टी होना अनिवार्य है, और जहां राजनीतिक पार्टियां होगी वहां यह भी होगा दल बदल। तो राजनीतिक पार्टी चूंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जाकर संसद में बैठ नहीं सकते हैं, तो हम लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला पार्लियामेंट में, हम लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला विधानमंडल में जो प्रतिनिधि होता है, वह प्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक दल से आता है, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से आता है। तो दल बदल अधिनियम का जो कॉन्सेप्ट है, यह 52 अमेंडमेंट 1985 के तहत 10th शेड्यूल जोड़ा गया संविधान में। मतलब 52वां संविधान संशोधन 1985। इस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे प्यारे भारत के। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह घटना जो है यह 1985 में हुआ था। इससे पहले 1967 में, मतलब 60-70 के दशक में, 1967 में हरियाणा के एक सांसद थे, एक सांसद थे, जिन्होंने 3 बार, इनका नाम था गया सिंह। उन्होंने क्या किया, चुनाव होने के तत्पश्चात लगातार 3 बार पार्टी अपना चेंज किया। मतलब क्या, चुनाव जीत गए, मतलब चुनाव जीते हम बीजेपी से, जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद हम चले गए कहाँ, कांग्रेस में। जैसे ही कांग्रेस में देखे कि अपनी सरकार बनने वाली नहीं है, तो हम चले गए कहाँ, बीएसपी में। उसी समय से, यही 60-70 के दशक से एक नारा चलने लगा राजनीतिक पार्टियों के बीच में, आया राम और गया राम। बस इन्हीं कारण से। कारण क्या था यह जब चुनाव जीते थे जिस पार्टी से, उस पार्टी में ये नहीं रहे। मतलब क्या, 15 दिन के भीतर, मात्र 15 दिन में इन्होंने 3 पार्टी परिवर्तन किया था। तो उस समय एक नारा चला था राजनीतिक पार्टियों के बीच, आया राम और गया राम। तो इन सारी बातों को देखते हुए, इन सारी घटनाओं को देखते हुए राजीव गांधी जी के द्वारा 52 अमेंडमेंट लाया गया संविधान में, जो 1985 में आया था, जिसके तहत भारतीय संविधान का 10वां शेड्यूल या अनुसूची जोड़ा गया भारतीय संविधान में, जिसके तहत दल बदल के लिए एक कानून बनाया गया जिससे कुछ रोक लग सके। यह होता क्यों है? तो यह होता है एक लोभ बस। लोभ क्या है? जैसे हम बीएसपी से चुनाव लड़े और हम देख रहे हैं कि यूपी में उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस पार्टी से हम चुनाव लड़े हैं वह बहुमत में नहीं है और ना ही गठबंधन करने जा रही है। तो हम क्या देखें,
एसपी ला रही है, सरकार बनने जा रही, समझ जाए एसपी क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। एज फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए रामविलास पासवान जी को। रामविलास पासवान जी यदि आज कांग्रेस की सरकार होती सेंट्रल में, तो आज रामविलास पासवान जी कांग्रेस पार्टी में होते। अभी वर्तमान समय में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, तो अभी रामविलास जी किसमें हैं, भाजपा में हैं। तो इस कारण से रामविलास पासवान जी को मौसमी राजनीतिक भी बोला जाता है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर जैसे वो माहौल देखते हैं कि देश की जनता का रुख किस पार्टी की तरफ है, वह उस पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं। तो इन चीजों को दूर करने के लिए, क्यों दूर करने के लिए, क्योंकि जनता, लोकतांत्रिक देश में जनता ने आपको वोट दिया है, जनता ने आप पे विश्वास किया है, और आप अपने हित के लिए, आप अपने हित के लिए, आप अपने लोग के लिए जनता से विश्वासघात कर रहे हैं। जनता का लोकतंत्र में विश्वास कम हो रहा है। इस कारण से इस अधिनियम को लाया गया, जिसके तहत यह नियम बनाया गया था, 52 अमेंडमेंट 1985 के तहत यह नियम बनाया गया था 1/3 यदि किसी पार्टी से 1/3 यदि किसी पार्टी में जाकर मिल जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए टोटल 100 सीट है बिहार विधानसभा में, मान लीजिए 1/3 मतलब 33 पॉइंट, तो लगभग 33 सदस्य यदि 33 सदस्य यदि किसी एक पार्टी का दूसरे पार्टी में जाकर यदि मिल जाता है, तब वह इसका विरोध, तब वह इस कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। कितना? 1/3। कब? 52 अमेंडमेंट 1985 के तहत जो वर्णन किया गया, जो लिखा गया था संविधान में, अभी हम उस बात पर चर्चा कर रहे हैं। मन में प्रश्न आएगा कि आप गलत बता रहे हैं। हम गलत नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अब आगे जब पढ़ेंगे 91 अमेंडमेंट, तो उसमें एक नया बात जोड़ा गया। तो पहले हम इस चीज को देखना चाहते हैं। 52 अमेंडमेंट के तहत यह बोला गया था कि यदि 1/3 मेंबर किसी एक पार्टी का किसी दूसरे पार्टी में जाकर मिल जाता है, तो वह कानून का उल्लंघन नहीं करता है। दूसरी बात था, यहां पर से अब आएगा मन में कि सदस्यों का डिस्क्वालिफिकेशन या अयोग्यता किस प्रकार से घोषित किया जाएगा। अब मान लीजिए हम हैं बीजेपी के या किसी एक पार्टी के, मानिए हम हैं ए पार्टी के। ए पार्टी से हमने चुनाव लड़ा और हमने चुनाव जीत गया, और हम जैसे ही चुनाव जीते, रिजल्ट आया, सब कुछ क्लियर हो गया। चुनाव जीतने के तत्पश्चात हम एक पर्सन क्या किए, बी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। हमने चुनाव लड़ा था ए पार्टी से, और जैसे ही हम विजयी हुए, लोभ के कारण, या पैसा के लोभ हो, या पद का लोभ हो, या मंत्रालय का लोभ हो, जिस भी चीज का लोभ, उस लोभ के कारण हम जिस पार्टी से चुनाव लड़े, उस पार्टी को छोड़कर हम उस पार्टी में मिलने जा रहे हैं जो पार्टी केंद्र में या स्टेट में गवर्नमेंट बनाने जा रही है। इस स्थिति में हम यदि एमएलए का चुनाव जीते हैं तो मेरा विधायक का सीट, यदि एमपी का चुनाव लड़े हैं तो एमपी का सीट अयोग्य हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, ऐसे नहीं कि यदि हम इसमें मिल गए तो मेरा सीट खत्म हो जाएगा, जी नहीं। यदि हम इस बी में आके मिल गए तो ए पार्टी, हम किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? ए पार्टी से। ए पार्टी यदि जाकर लोकसभा स्पीकर के पास, पीठासीन अधिकारी के पास कंप्लेन करे, मतलब वो बताए कि फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ा था इस पार्टी से, वो अब चला गया है उस पार्टी में, तो उसका एमपी का सीट या एमएलए का सीट, जो भी हम खड़ा हुए हैं, वह सीट या उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाए, डिस्क्वालिफिकेशन घोषित किया जाए। तो इस अवस्था में लोकसभा स्पीकर के द्वारा
इस अवस्था में लोकसभा स्पीकर के द्वारा हमें पार्लियामेंट में या उस सदन में, जिस सदन से हम, जैसे हम लोकसभा के चुनाव लड़े हैं तो लोकसभा के सदन में हमें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है मेरा जो एमपी का जो सीट था वो खत्म हो जाएगा और वहां फिर से उपचुनाव होने की संभावना होगी। दूसरी बात अभी आपको पता होगा मध्य प्रदेश में क्या हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, अब तो वर्तमान वो बीजेपी में आ गए। एक समय था जब वो राहुल गांधी के साथ अपना फोटो खिंचवाया करते थे, और अभी एक समय है जो वो अब अपना फोटो अमित शाह जी के साथ खिंचवाते हैं। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के होड़ में भी वो थे। लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा घटना क्या घटा कि वो कांग्रेस को छोड़कर वो आ गई किसमें, तो बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ना वो सांसद हैं और ना ही वो विधानसभा के मेंबर हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद है नहीं, तो ना ही वो विधानसभा के सदस्य हैं। इस अवस्था में हुआ क्या, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ साथ लगभग 21 या 22, कहीं डाटा 21 देता है, कहीं 22, कुल इतना सदस्य किसके साथ आ गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ आ गया। किस पार्टी में, बी मतलब क्या, बीजेपी पार्टी में आ गया। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ लगभग 21 से 22 सदस्य किसके पास आ गया, तो बीजेपी के पास आ गया। कांग्रेस को इस इलेक्शन में 115 सीट प्राप्त हुआ था। तो यदि कांग्रेस पार्टी यदि इस रूल चला जाए तो भी लगभग मध्य प्रदेश में 230 सीट है विधानसभा का, तो 1/3 तो हुआ नहीं क्योंकि 20 से 22 मेंबर है। यदि कांग्रेस पार्टी सदन में कंप्लेन करे, मतलब क्या, सदन के पीठासीन अधिकारी को, यदि लोकसभा का है तो लोकसभा का स्पीकर, यदि राज्यसभा में है तो राज्यसभा के चेयरमैन को सूचित करे। लेकिन यहाँ क्या है, विधानसभा अध्यक्ष को। यदि वो कांग्रेस पार्टी वहां पे जाके कंप्लेन करे, मतलब क्या, वो बताए, उन्हें बिना बताए नहीं होता, उन्हें नोटिस दे और उन्हें यह बात बताए, तो इस 22 सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस सरकार या कांग्रेस पार्टी सदन में जाकर, सदन के पटल पे जाके बोलेगी तब। यह तो हो गया पहला कंडीशन। क्या था पहला कंडीशन, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़े हैं, चुनाव के तत्पश्चात आप उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं तो आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन, हम निर्दलीय चुनाव पर खड़ा हुए हैं, किसी भी पार्टी के साथ नहीं लड़े हैं, हमें लगा कि हम अकेले खड़ा होंगे तो हम लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे, मान लीजिए, और हम क्या हुए, हम चुनाव में खड़ा भी हुए और हम चुनाव जीत भी गए। हम चुनाव में खड़ा भी हुए लोकसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव हम जीत भी गए। तो संविधान में स्पष्ट उल्लेखित है कि निर्दलीय जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है और वह जीत गया है चुनाव, क्योंकि जीतिएगा तभी तो आप मेंबर बनिएगा, और जीतने के 6 माह तक या 6 माह के बाद यदि हम ए नाम का व्यक्ति किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, हम चुनाव जीते हैं निर्दलीय, जनता ने हमें वोटिंग किया है निर्दलीय समझकर, और हम जैसे ही वहां पहुंचे, मंत्री पद के लोग से, पैसा के लोग से, जिस भी प्रकार का लोभ हो, उस लोभ में आकर हमने क्या किया, किसी राजनीतिक पार्टी को या किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गया, तो भी हमें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
किस कंडीशन में? हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा और हमने जीत गया। जीतने के बाद हम किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए। एक बात और यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं, शामिल का मतलब यह हुआ सदन में शामिल। आप बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, निर्दलीय जो जीता वो बाहर से सपोर्ट कर सकता है। तो यहां यह याद रखिएगा कि सदन में तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन, जो सदस्य मनोनीत होते हैं, जो नॉमिनेट होते हैं, जिनको नाम निर्देशित कहा जाता है संविधान की भाषा में, जो व्यक्ति नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वह व्यक्ति, यहां पर याद रखिएगा, वह व्यक्ति निर्दलीय में 6 माह वाला रूल फॉलो नहीं होगा। वहां पर यदि बोला गया है तो वहां पर वह मिस्टेक हो गया। नाम निर्देशित जो नॉमिनेट मेंबर है, वह यदि मेंबर बन गया सदन का, इस सदन का, राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, राज्यसभा का यदि बनेगा तो चेयरमैन, लोकसभा का बनेगा तो स्पीकर, तो वह सदस्य 6 माह उसके लिए, किसके लिए? नॉमिनेटेड मेंबर के लिए 6 माह तक वह किसी भी पार्टी का, या 6 माह के बाद वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का वो, या किसी भी राजनीतिक पार्टी में वो यदि शामिल हो जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। अब बात रही यहां पर कि घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो वह अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन के पास। 1993 में 1993 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। उस केस का नाम था किहोतो होलोलन, किहोतो होलोलन। इस केस में, यह केस जब पहुंचा कोर्ट, तो कोर्ट ने यह निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्पीकर के पास यह राइट है, लेकिन यह अर्ध न्यायिक राइट है, अर्ध न्यायिक अधिकार है। कहने का क्या मतलब यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह राजनीतिक दल का होता है, तो वो तो सही बात है। वह उस पार्टी का होता है जो पार्टी या जिस पार्टी को चुनाव में बहुमत हासिल प्राप्त हो, यह भी बात सही है। तो कोर्ट ने कहा कि वह उसी पार्टी का होता है जिस पार्टी की सरकार हो या जिस पार्टी को बहुमत मिला हो, तो वह व्यक्ति निष्पक्ष निर्णय कैसे दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां यह कह दिया कि लोकसभा स्पीकर के पास जो विशेषाधिकार है, पावर है, उसमें हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा स्पीकर भी तो राजनीतिक पार्टी का ही सदस्य है, और उसी पार्टी का है जिस पार्टी को बहुमत मिला है, जिस पार्टी की सरकार है। तो वह कौन? लोकसभा स्पीकर द्वेष भाव से, किसी और भाव से, अन्य भाव से, या पार्टी विशेष के भाव से किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में, या इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक अभिक्रिया किया जा सकता है, न्यायिक प्रक्रिया अब किया जा सकता है इस निर्णय पर। किस निर्णय पर? लोकसभा स्पीकर यदि डिस्क्वालीफाई करते हैं और रीजनेबल रीजन नहीं रहता है, इस कंडीशन में आप कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा स्पीकर के पास जो विशेषाधिकार है
उस पर न्यायपालिका कुछ भी नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तीनों स्वतंत्र है, तीनों अपने अपने कार्य के लिए स्वतंत्र है, तीनों आपस में बैलेंस बनाकर, कंट्रोल बनाकर चलती है। और हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में अनुच्छेद 121 और 122 पढ़ा था। 121 में था कि संसद न्यायपालिका के संदर्भ में, और 122 में था न्यायपालिका संसद के संदर्भ में। तो यहाँ पर हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया, क्या प्रयास किया कि लोकसभा स्पीकर जो निर्णय देते हैं हमें डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उस चीज को यदि रिजनेबल बात नहीं है तो उससे लेकर हम जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं। यह था 52 अमेंडमेंट में 1/3। लेकिन अब क्या किया गया, 91 अमेंडमेंट 2003, 51वां संविधान संशोधन के तहत सबसे प्रमुख बदलाव यह कर दिया गया कि 1/3 के स्थान पर 2/3 कर दिया गया। कहने का क्या मतलब है, यदि कोई पार्टी है या मानिए कुल सीट 200 है या 200 सीट पर विजय हुआ, उसमें से 2/3, 2/3 सदस्य यदि किसी पार्टी में जाकर मिल जाते हैं तो वह इसका उल्लंघन नहीं किए हैं। पहले क्या था, 1/3। 91 अमेंडमेंट 2003 के तहत क्या कर दिया गया, 2/3 मेंबर। कितना? 2/3 मेंबर। एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, डिस्क्वालिफिकेशन में लोकसभा स्पीकर बीजेपी से चुनाव लड़ी या लड़े और वह जैसे ही स्पीकर बने वो इस पार्टी से त्याग पत्र दे दिए। जैसे ही वह स्पीकर पद से हटे, उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं घोषित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पीठासीन पद को निष्पक्ष रखने के लिए, निष्पक्ष बनाए रखने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। क्या? लोकसभा स्पीकर यदि या पीठासीन अधिकारी जैसे ही पीठासीन अधिकारी बनता है या बनते हैं, तो वह जिस पार्टी से वह चुनाव लड़े उस पार्टी से वह त्याग पत्र देकर, और जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हो पुनः वह उस पार्टी में आकर ज्वाइन कर ले, तो इस अवस्था में उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। हमें यह भी याद रखना है। 91 अमेंडमेंट के तहत यह किया गया, कुल सदस्य संख्या का सेंट्रल में 15% ही मंत्री बनेगा और कुल सदस्य संख्या का राज्य के विधानमंडल में, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% ही क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। लेकिन 12 कहाँ, जिस राज्य में 40 या 40 से कम विधानसभा सीट हो, वहां पर मुख्यमंत्री को लगाकर कम से कम 12 मंत्री होना चाहिए। यह भी उल्लेखित कर दिया किसके तहत, तो 91 अमेंडमेंट 2003 के तहत। तो हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया है एंटी डिफेक्शन लॉ पर, एक्ट पर। फिर से एक बार देख लीजिए, 52 अमेंडमेंट 1985 में आया था, किसके द्वारा, राजीव गांधी द्वारा लाया गया था। यह कहाँ है, 10वीं सूची में है। और 91 अमेंडमेंट 2003 में लाया गया था, जिसके तहत 2/3 मेंबर यदि करता है तो उसे नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। 1967 में गया सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 15 दिन में कुल 3 बार पार्टी का परिवर्तन किया था, जिसके बाद आया राम गया राम एक नारा ही चलने लगा। और कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि लोकसभा स्पीकर इसमें सुपरमेसी होते हैं, सुपर पावर होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था
कि जो इस चीज को निष्पक्ष रखने के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन को या डिस्क्वालीफाई को निष्पक्ष रखने के लिए एक अथॉरिटी होना चाहिए, एक अथॉरिटी होना चाहिए, एक ऐसा कोई एक नई निकाय हो जिसमें कुछ सदस्य हो जो इस चीज को निर्धारित कर सके। तो हम यह भी याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं संसदीय प्रक्रिया पर। तो हम लोग देख रहे थे संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया में आज हम लोग, उस दिन हम लोग देखे थे संयुक्त अधिवेशन तक, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अभी तक वर्तमान समय तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन 3 विधेयकों पर बुलाया जा चुका है। पहला विधेयक था दहेज निरोधक कानून, दूसरा था बैंकिंग सर्विस और तीसरा था कोटा एक्ट 2002। कुल कितनी बार संयुक्त अधिवेशन अभी तक बुलाया जा चुका है? तो हम बोलेंगे 3 बार। पहली बार दहेज निरोधक कानून, दूसरी बार बैंकिंग सर्विस के लिए, और तीसरी बार कब बुलाया गया? कोटा अधिनियम, कोटा एक्ट के लिए 2002 में। संयुक्त अधिवेशन पर हम चर्चा किए थे उस दिन, उसी पर आपको यह याद रखना है कि ज्वाइंट सेशन 3 बार बुलाया जाता है। कुछ हम रिव्यू कर देते हैं पिछली क्लास वाली बातों को। 3 बार बुलाया गया है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर व राज्यसभा के चेयरमैन के परामर्श से बुलाता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। यदि स्पीकर नहीं हो तो उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, यदि उपाध्यक्ष नहीं हो तो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाएगा। यदि राज्यसभा के उपसभापति भी उपस्थित नहीं हो तो उस समय या उस दिन सदन में उपस्थित सभी सदस्यों के सहमति से चुना गया व्यक्ति या वरिष्ठतम सदस्यों के द्वारा उस सदन की अध्यक्षता की जाएगी। तीसरी बात यह था कि जो संयुक्त अधिवेशन उस स्थिति में बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में किसी बात को लेकर किसी विधेयक पर किसी बात को लेकर विरोध की स्थिति उत्पन्न हो। दूसरा कंडीशन क्या था? कोई एक सदन किसी प्रस्ताव को पारित कर दिया, कोई दूसरा सदन 6 माह तक यदि उस प्रस्ताव पर, यदि उस विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो इस अवस्था में हम ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। तो हम लोगों ने उस क्लास का भी रिव्यू कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। संसदीय प्रक्रिया में दूसरा आता है संसद के सचिवालय। संसद सचिवालय, संसद सचिवालय, संसद सचिवालय। मच्छर काट रहेगा। संसद के सचिवालय का चर्चा अनुच्छेद 98 में किया गया। संसद के प्रत्येक सदन का एक सचिवालय होता है। जिस प्रकार से आपके स्टेट में भी सचिवालय होता है बहुत सारा विभाग का, उसी प्रकार से संसद का भी एक सचिवालय होता है जो दोनों सदनों का सचिवालय होता है। दोनों सदनों का सचिवालय अलग अलग होता है। लोकसभा का सचिवालय भी होता है और राज्यसभा का भी सचिवालय होता है। दोनों के सचिवालय का चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में किया गया है। तो लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय। लोकसभा का सचिवालय किसके निगरानी में कार्य करता है? तो वो आता है लोकसभा स्पीकर। दूसरी बात, राज्यसभा का सचिवालय किसके निगरानी में कार्य करता है? तो राज्यसभा का सचिवालय राज्यसभा के चेयरमैन की निगरानी में कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के सचिवालय के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, जिसे हम लोग महासचिव बोलते हैं। किसे? तो लोकसभा के सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है
उसे हम लोग महासचिव बोलते हैं। मतलब क्या, लोकसभा के सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो हम बोलेंगे लोकसभा अध्यक्ष। कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के सचिवालय का या सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है या कौन बनाता है, तो राज्यसभा का चेयरमैन। हमें यह याद रखना। दूसरी बात, लोकसभा के सचिवालय का अध्यक्ष या महासचिव वर्तमान में अभी कौन है, तो स्नेहलता श्रीवास्तव, जो लोकसभा सचिवालय के प्रथम महिला महासचिव हुए। कौन, तो स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा LS सचिवालय के महासचिव कौन है, तो स्नेहलता श्रीवास्तव। और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, तो वह हुई, कौन होगी वो होगी रमा देवी, VS रमा देवी। अभी तक दो महिला, कौन कौन सी, तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव, लोकसभा सचिवालय की प्रथम महिला महासचिव तो स्नेहलता श्रीवास्तव, और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव VS रमा देवी। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो स्पीकर के द्वारा। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर के द्वारा, और राज्यसभा सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा। दूसरी बात, यह जो महासचिव का जो पद है, तो लोकसभा में सचिवालय या संसद सचिवालय का जो गठन का प्रावधान है वो लाया गया भारत के संविधान में 1952 में, 1952 में। तो उस समय 1952 के समय में, या जब प्रारंभ हुआ था उस समय में महासचिव का जो पद था वह भारत सरकार के अधीन किसी भी सचिव के स्तर के समकक्ष माना जाता था। कब, प्रारंभ में 1952 में जब इसका गठन हुआ था सचिवालय का, तो उस समय लोकसभा के महासचिव के पद को भारत सरकार के किसी भी सचिव के समकक्ष या का समकक्ष माना जाता था। लेकिन 1990 के बाद लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव का पद भारतीय प्रशासनिक विधि के सर्वोच्च अधिकारी कैबिनेट सचिव के समकक्ष कर दिया गया। कहने का क्या मतलब है, लोकसभा के सचिवालय के महासचिव का पद किसके समकक्ष होता है, तो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, जो भारत सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। मतलब क्या, जितना सुविधा, जो सारी सुविधा कैबिनेट सचिव को मिलेगा वो सारी सुविधा से लेस इन्हें भी किया जाएगा। मतलब क्या, वो सारी सुविधाएं इस महासचिव को भी दिया जाएगा। जबकि पहले क्या था, भारत सरकार के किसी भी सचिव के समकक्ष 90 के बाद क्या कर दिया गया कि कैबिनेट सचिव के स्तर की सारी सुविधाएं इस महासचिव को दिया जाने लगा। अब रहा कि महासचिव नियुक्ति तुम लोगों ने देख लिया। अब रहा कि महासचिव का कार्य क्या है। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, या और भी बोल सकते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी जिन्हें नियुक्त किया जाता है, इलेक्शन तो करवाती है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, लेकिन उस इलेक्शन में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वहां पर यही काम करते हैं। कौन, लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के महासचिव। तो अब आपके मन में आएगा प्रश्न, क्या दोनों एक साथ करते हैं पीठासीन अधिकारी? जी नहीं,
यदि इस वर्ष राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए लोकसभा महासचिव बनी है पीठासीन अधिकारी, तो उपराष्ट्रपति में वो नहीं बनेगा। यदि वो जो राज्यसभा की महासचिव राष्ट्रपति के चुनाव यदि बनी है तो वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं बनेगी। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर क्रम दर क्रम चलते रहता है, एक बार वो एक बार वो। कौन वो तो लोकसभा सचिवालय का महासचिव और राज्यसभा सचिवालय के महासचिव। अब फिर मन में प्रश्न आएगा कि ये दोनों अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। महासचिव त्याग पत्र, कौन महासचिव तो एलएस, आरएस महासचिव त्याग पत्र, यह देंगे अपना त्याग पत्र स्पीकर को, किस स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर को, और यह देंगे किसे, सभापति या जिसे हम लोग चेयरमैन बोलते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन को। त्याग पत्र किसे देंगे, राज्यसभा के चेयरमैन को ये त्याग पत्र किसे देंगे, लोकसभा के स्पीकर को ये अपना त्याग पत्र देंगे। दूसरी बात, अब मन में आएगा ख्याल इनका कार्यकाल कितना होता है। तो महासचिव का जो कार्यकाल होता है, इस बात का चर्चा, महासचिव के कार्यकाल का चर्चा, महासचिव के कार्यकाल का चर्चा भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। महासचिव के कार्यकाल का चर्चा, महासचिव के कार्यकाल का चर्चा भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लाया जाता है और जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन्हें लाया जाता है उसी के तहत इनके पद को खाली भी कराया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, उनकी नियुक्ति हम लोगों ने देखा, उनका कार्यकाल हम लोगों ने देखा और उनके फंक्शन को, उनके कार्यों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और महासचिव के बारे में। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है यहाँ पर जो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव कौन है।